everyone, myself देवेश मिश्रा and you are watching चैनल एक्सप्लेन। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक और नई सीरीज को, जो कि बहुत ज्यादा मच अवेटेड सीरीज है, जिसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। पार्ट 2 की वीडियो ऑलरेडी डल रही है, साथ ही साथ अब पार्ट 1 के लिए मैंने वोटिंग कराई थी, सबसे ज्यादा वोट आए हैं, तो पार्ट 1 की वीडियो आज से लीजिए मजा आप। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। ये जो सीरीज बनाई जा रही है ना, ये एसओएल में, रेगुलर में, एनसीवीएम में, डीयू में, आप कहीं भी से भी कॉलेज में आप पढ़ रहे हो, एनसीवीएम में पढ़ रहे हो, रेगुलर में पढ़ रहे हो, एनसीवीएम में पढ़ रहे हो, अगर आपके किसी भी सेमेस्टर में, ये ऑल सेमेस्टर के लिए है, ये एक सीरीज एक ऐसी सीरीज है जो एवरग्रीन सीरीज है, हर किसी सेमेस्टर में आएगी, हर किसी कोर्स में आपको देखने को मिल जाएगी। आपका कोई भी कोर्स हो, कोई सा भी कोर्स हो भैया, आपके पास चाहे बीए प्रोग्राम हो, बीए ऑनर्स हो, बीकॉम प्रोग्राम हो, बीकॉम ऑनर्स हो, आपके पास जेनरिक इलेक्टिव कोर्स में अगर आपके पास ये बुक है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए एक नंबर की होने वाली है भाई। इसमें मैं सारे चैप्टर्स कवर करने वाला हूं इकोनॉमिक्स पार्ट 1 के। ठीक है, इस सीरीज के नोट्स रेडी हो चुके हैं। जिनको भी इस सीरीज के नोट्स बाय करने हैं, जिस स्टूडेंट को, नॉर्मल सा प्रोसीजर है नोट्स बाय करने के लिए। ये मेरा नंबर है, इस नंबर पे आप मुझे कॉल नहीं करनी भाई, इसका मतलब कॉल नहीं है, मैसेज करना है। ठीक है, कॉल थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, मैसेज करना। तो जो भी बाय करना चाहता है, मैसेज करके नोट्स की पीडीएफ को परचेस कर सकता है। लीजिए, आपके लिए और भी आसान कर दिया हमने। और नोट्स इंग्लिश मीडियम में भाई, हिंदी मीडियम वालों के लिए माफी चाहूंगा, क्योंकि हिंदी मीडियम में बनाने में टाइम लगता है, क्योंकि उनके नोट्स को बनाने में लग रहा है टाइम, तो अभी मुश्किल ही मिलेंगे। सिर्फ इंग्लिश मीडियम में अवेलेबल है, बट इंग्लिश में इतने ज्यादा सफिशिएंट नोट्स है, एक बार पढ़ोगे भाई 200 प्लस स्कोर करोगे। जाके फटाफट से बाय क्यों नहीं कर लेते हो? तो नोट्स बाय करने के लिए कॉन्टैक्ट नंबर आपको वहां पे दे दिया है, चैप्टर आपका यहाँ पे लिख दिया है मैंने, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1। ये जो इंट्रोडक्शन है थोड़ा सा देना पड़ रहा है, ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो ये बुक सीरीज किसके लिए है। तो कोई भी आपका सेमेस्टर हो, आपके पास अगर माइक्रो इकोनॉमिक्स है, बेसिक आपका जेनरिक इलेक्टिव कोर्स है जीई वाले बच्चों का, तो ये सीरीज आपके लिए एप्लीकेबल हो जाएगी जी। ठीक है, चलिए जी, चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। भाई जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है ना, इसकी टाइमलाइन डाल देना कि अब ये वीडियो शुरू हुई है इस जगह से। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 है प्रॉब्लम ऑफ स्कार्सिटी एंड चॉइस। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? हम बेटा पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ रहे हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो पहले मतलब समझेंगे, इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कि हमारे को जो माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़नी पड़ रही है, वो क्यों पढ़ रही है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है भाई, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है आपकी छोटी मोटी आमतौर पे जितनी भी समस्या है ना, प्रॉब्लम्स है ना, उन सबको एक बुक में डाल दिया गया है, उसका नाम लिख दिया माइक्रो इकोनॉमिक्स। बस इतना ही है। क्या बोला मैंने? एक इंडिविजुअल पर्सन की जो भी प्रॉब्लम्स होती है ना, चॉइस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, स्कैर्सिटी रिसोर्सेज की प्रॉब्लम, जितनी भी सेंट्रल प्रॉब्लम है, सारी प्रॉब्लम्स को पकड़ के घुसा दिया एक बुक में, जिसका नाम है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इसको हम पढ़ने जा रहे हैं आज। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब समझ आ गया? जितनी भी इंडिविजुअल शॉर्ट टर्म में, या फिर बोल सकते हो शॉर्ट लेवल पे जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको माइक्रो इकोनॉमिक्स सॉर्ट करने में हेल्प करता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब यही है कि जैसे कि मान लो मेरे पास अभी 10 रुपए हैं और मैं लेना चाहता हूं एक पार्ले-जी बिस्कुट, मैं लेना चाहता हूं एक कुरकुरे का पैकेट, मैं लेना चाहता हूं एक चॉकलेट, मैं लेना चाहता हूं एक चप्पल, मैं लेना चाहता हूं एक सैंडल, मैं लेना चाहता हूं एक ब्रांड न्यू ज़ारा के क्लॉथ्स, मगर मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है सर, रिसोर्सेज बड़े लिमिटेड है, रिसोर्सेज में मेरे पास सिर्फ 10 रुपए हैं। अब बताओ मैं क्या करूं? मैं चप्पल खरीदूं, बिस्कुट खरीदूं या कुरकुरे खरीदूं? मैं क्या खरीदूं 10 रुपए से? प्रॉब्लम आ गई ना। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेके आ चुकी है प्रॉब्लम ऑफ स्कैर्सिटी एंड चॉइस की प्रॉब्लम जो है ना, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स आपके सामने हाजिर है। चैप्टर नंबर 1 समझ लो, आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है जी, हाँ भैया इतना तो समझ लिया माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब क्या होता है। आप शुरू कर दो चैप्टर। भाई टाइमलाइन डाल देना इस टाइम पे। मीनिंग ऑफ स्कैर्सिटी, सबसे पहले शुरू करते हैं। मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी क्या होती है? स्कार्सिटी का मतलब समझ लो, जितने भी हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं ना बेटा, हिंदी मीडियम में मैं ना अक्षरों को प्रोनाउंसिएशन करके बता दूंगा जितना होगा, मैं बता रहा हूं मुझसे, जो आप वैसा भी लिख के आओगे ना एग्जाम में, पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई मार्क्स नहीं काटेगा आपके। लिखा इंग्लिश मीडियम में, एक्सप्लेनेशन हिंदी मीडियम में कर रहा हूं, तो हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए बता रहा था। ठीक है, मीनिंग ऑफ स्कार्सिटी, स्कार्सिटी का मतलब होता है सर दुर्लभता। लिख लो या नोट कर लो, दुर्लभता। ठीक है, स्कार्सिटी मतलब दुर्लभता। इसका मीनिंग होता है डिमांड
ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज मोर देन ऑफ सप्लाई। आगे लिखा मैंने रिसोर्सेज अवेलेबिलिटी इज लिमिटेड, मतलब कि अब इसकी लाइन समझेंगे। डिमांड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो डिमांड्स है ना किसकी, गुड्स की और किसकी, सर्विसेज की। भाई डिमांड्स किसकी, गुड्स एंड सर्विसेज की। वो डिमांड्स बहुत ज्यादा है सर, क्या है, हाई है। हाई के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे एरो लगा दिए लो। डिमांड्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ज्यादा है तो क्या हो गया, बट एक चीज प्रॉब्लम नहीं आ गई, सप्लाई जो है, रिसोर्सेज जो है वो हमारे लिमिटेड है, हम नहीं कर पा रहे सप्लाई। इसी प्रॉब्लम को तो स्कैरसिटी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको, स्कैरसिटी। मतलब कि जहां पे आपकी गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड तो ज्यादा है बट आपके पास सफिशिएंट रिसोर्सेज नहीं है कि आप उसको बना के दे सको, तो ये प्रॉब्लम को स्कैरसिटी बोलते हैं। सिंपल सी बात है। देखो अभी मेरे पास डिमांड आ रही है कि भैया ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, ये वीडियो बनाओ, माइक्रो इकोनॉमिक्स पार्ट 1 की बनाओ, पार्ट 1 की बनाओ, बट अगर मैं बोलूं मेरे पास टाइम नहीं है बनाने के लिए, मैं दूसरी वीडियो पे वर्क कर रहा हूं ऑलरेडी, तो ये जो प्रॉब्लम है किसकी, स्कार्सिटी ऑफ टाइम की। मेरे पास टाइम की कमी है और हर किसी के पास कोई ना कोई तो कमी रहती ही है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है स्कार्सिटी इसीलिए राइज होती है जहां पे डिमांड तो आती है बट सप्लाई पूरी ना हो पाए, उस जगह पे सप्लाई कम पड़ जाती है, डिमांड हाई पड़ जाती है। जहां पे रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कम पड़ जाती है, लिमिटेड पड़ जाते हैं, वहां पे स्कैरसिटी प्रॉब्लम राइज होती है। क्लियर है, समझ आ गया। चलिए फिर आगे चलते हैं। भाई अगला पॉइंट है हमारा रिसोर्सेज। अगला पॉइंट क्या है, रिसोर्सेज। ये समझेंगे रिसोर्सेज क्या होते हैं। रिसोर्सेज को हिंदी में बोलते हैं संसाधन। क्या बोलते हैं, यहां पे लिख रहा हूं मैं, आप नोट कर लेना, संसाधन। ठीक है, संसाधन। उन संसाधनों का इस्तेमाल करके हम अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करते हैं जिसको हम बोलते हैं रिसोर्सेज। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, तो अब मैं रिसोर्सेज का आपको एग्जांपल देता हूं। देखो आप अगर कहीं भी बाहर जाते हो खेलने, पार्क जाते हो, आप चप्पल डाल के जाते होंगे, जूते डाल के जाते होंगे क्योंकि आपको कांटा ना लग जाए या फिर पत्थर ना चुभ जाए, कहीं टकरा ना जाओ ना। तो वो जो जूते हैं ना वो रिसोर्सेज हैं, गुड्स एंड सर्विसेज जो भी आप यूज कर रहे हो अपनी डेली लाइफ को यूजफुल बनाने के लिए, वो क्या होते हैं, रिसोर्सेज। तो दोज गुड्स एंड सर्विसेज हु प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन। दोबारा लाइन सुनो मेरे मुंह से, अच्छी लग रही है ना, सुनते रहो। फिर कह रहा है दोज गुड्स एंड सर्विसेज हु प्रोवाइड सेटिस्फैक्शन टू पीपल्स इज नोन एज रिसोर्सेज। रिसोर्सेज किसको बोलते हैं, वो कोई भी गुड्स, वो कोई भी सर्विसेज जो आपको सेटिस्फैक्शन देता है तो उसको हम रिसोर्सेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिसोर्सेज। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ गया है फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज। अब भैया ये बताओ फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो भैया पढ़ेंगे ना, फीचर्स ऑफ रिसोर्सेज में बताएंगे। पहली चीज तो आप समझ लो कि रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और दूसरा उसके अल्टरनेट यूज होते हैं। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं और उसके अल्टरनेट यूज होते हैं। कैसे, देखो एग्जांपल देता हूं। रिसोर्सेज लिमिटेड कैसे होते हैं, मेरे पास ये मार्कर है, या फिर मार्कर छोड़ो, मार्कर गया भाड़ में। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेंगे हम लेंगे एग्जांपल में मेरे पास है 100 रुपए, मेरे पास है 100 रुपए, तो मेरे पास रिसोर्सेज जो है ना वो 100 का नोट हो गया, तो मेरा रिसोर्सेज क्या हो गया, 100 रुपीज। मैंने क्या बोला, रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं, मैं लिमिटेड का एग्जांपल दे रहा हूं। पहले रिसोर्सेज लिमिटेड है। देखो मेरे पास है 100 रुपए, मुझे खानी है सोन पापड़ी, मुझे खानी है चाउमीन, मुझे खानी है मैगी, मुझे खाने हैं गोलगप्पे, मुझे खाने हैं बर्गर, मुझे खाने हैं सैंडविच, मुझे खाने हैं पिज्जा, मुझे खाने हैं मोमोज, मुझे खानी है मंचूरियन, मुझे खानी है ग्रेवी। तो मुझे ये सब चीजें खानी है भाई, मगर पैसे कितने हैं, पैसे रिसोर्सेज कितना है, 10 रुपए, 100 रुपए, 100 रुपए। ये 100 रुपए में कहां से सारा आएगा, ठीक है, कोई देगा ऐसे सारा, थप्पड़ मार के भगाएगा गल पे। तो भाई ये जहां प्रॉब्लम आती है ना, जहां आपके पैसे कम पड़ रहे हैं, लिमिटेड है, जेब में कंजूसी करनी पड़ रही है, आप अपनी गर्लफ्रेंड को लेके बाहर चले गए, पार्क में लेके चले गए, फिर आप जेब से पैसे निकाल रहे हो, आप देख रहे हो भाई पैसे तो 100 रुपए हैं, इसने तो 20-30 हजार का बिल बैठा दिया मेरा, अब मैं क्या करूंगा। तो यहां आती है प्रॉब्लम ऑफ स्कैरसिटी, जहां लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। ठीक है, लिमिटेड क्या है, रिसोर्सेज है, बट अनलिमिटेड क्या है, आपकी जीएफ की वांट्स। ठीक है, तो ये समझ लो। दूसरी चीज आ जाती है अल्टरनेट यूज। अब देखो अल्टरनेट यूज कैसे करते हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड है बट उसका अल्टरनेट यूज कर सकते हो आप। देखो वो जो 100 रुपए है, अगर मैं चाहूं तो उससे 100 के गोलगप्पे खरीद सकता हूं, अगर मैं चाहूँ 100 रुपए को डोनेशन में दान दे सकता हूँ, अगर वो 100 रुपए को मैं चाहूँ उस 100 रुपए से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उस 100 रुपए से कहीं राइड कर सकता हूँ, घूमने जा सकता हूँ, उस 100 रुपए से मैं क्या कर सकता हूँ, मैं नेट का रिचार्ज कर सकता हूँ फोन में। ठीक है, तो वो फोन से मैं नेट रिचार्ज कर रहा हूँ, मैं कुछ खा रहा हूँ, मैं कुछ घूम रहा हूँ, मैं कहीं लेके जा रहा हूँ किसी को, मैं कपड़े पहन रहा हूँ 100 रुपए में लेके, जो भी मैं कर रहा हूँ,
उससे क्या हो रहा है, अल्टरनेट यूज हो रहे हैं। मेरा एक पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहा मैं 10 पर्पज के लिए यूज कर ले रहा हूँ उसी 100 रुपए को, है ना। हाँ, एक टाइम पे एक बार अगर मैंने वो खर्च कर दिए तो मैं कहीं खर्च नहीं कर सकता, ये एक लिमिटेशन है। बट मैं उसको स्पेंड तो सब पे कर सकता हूं ना, बट कर नहीं रहा, क्योंकि एक मैं एजम्पशन बना के चल रहा हूँ कि मेरे अगर खर्च हो गए तो मम्मी डांटेगी, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि रिसोर्सेज एक तो लिमिटेड होते हैं, दूसरा रिसोर्सेज के अल्टरनेट यूज होते हैं, बहुत सारे यूज होते हैं भाई, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो 100 का, ठीक है जी। तीसरा पॉइंट हो गया क्लियर। चौथे पॉइंट पे आ जाओ। चौथा पॉइंट लिखा है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। देखो भैया, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। चॉइस तो हम ये नहीं कर पाते कि भाई शादी कैसे होनी है, ठीक है, अरेंज या लव, ठीक है। तो भाई प्रॉब्लम तो है, अब इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमने इकोनॉमिक्स बनाई है ना, पढ़ रहे हैं ना, सीख रहे हैं ना। प्रॉब्लम तो ये भी है कि आपके एग्जाम है, अभी आपको सोना चाहिए या फिर पढ़ना चाहिए, प्रॉब्लम आ गई है ना प्रॉब्लम। बट इसको सॉल्व करेंगे ना, करेंगे भाई करेगा सॉल्व। देखो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस जो है ना, वो आती है किसकी वजह से, ड्यू टू स्कार्सिटी से, ड्यू टू स्कार्सिटी से। स्कार्सिटी कहां होती है, स्कार्सिटी कहां होती है, जहां पे दुर्लभता होती है। स्कार्सिटी कहां होती है, जहां पे डिमांड जो है वो ज्यादा आती है बट सप्लाई कम हो जाती है, यहां पे आ जाती है स्कार्सिटी, और इसकी वजह से आती है प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है। सपोज करो, हाँ सपोज करो आपके घर में एक टीवी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है भैया, टीवी लगा हुआ है। टीवी कौन सा लगा हुआ है, स्मार्ट वाला या बिना स्मार्ट वाला, भैया स्मार्ट वाला टीवी लगा हुआ है आपके घर में। अमीर आदमी आप अमीर क्यों नहीं समझते अपने आप को, छोटा सोचते हो क्या, छोटी सोच है क्या। तो भाई आपके घर में टीवी लगा हुआ है स्मार्ट वाला, ठीक है। आप बैठ के टीवी देख रहे हो, उतने में ना आप बड़े खुश हो, फिर आपकी ना बंदी आ गई साथ में, तो वो बोलती है कि भाई मेरे को भी टीवी देखना है, मैं भी टीवी देखूंगी, मेरे को भी देखना है। आप बड़े खुश हो जाते हो। उसको देखना है अनुपमा का सीरियल, आपको देखना है क्रिकेट का I20 मैच, जो भी मैच चल रहा है आपको वो देखना है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो गई, आप उसके चक्कर में मर्डर भी करने को तैयार हो गए। क्यों, क्योंकि प्रॉब्लम आ गई ना। क्यों, कैसे प्रॉब्लम आई, ड्यू टू स्कैरसिटी, रिसोर्सेज कम है। घर में पापा को बोल के 2 टीवी लगवाए होते अगर पुराने जमाने वाले, तो ये जो एक टीवी लेके घूम रहे हो उसकी जगह 2 होते ना, तो गर्लफ्रेंड और आप दोनों अलग अलग देख रहे होते। अनुपमा वाली अनुपमा देखती, आप क्या देख रहे होते, यहाँ पे T20 मैच देख रहे होते, ठीक है जी। तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस कैसे अराइज हुई, ड्यू टू स्कार्सिटी। सारी प्रॉब्लम स्कार्सिटी से ही अराइज होती है, दुर्लभता से ही अराइज होती है। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, संसाधन दुर्लभ होते हैं। हमें सिखाया जाता है पानी बचाओ पानी बचाओ, हमें सिखाया जाता है सेव द टाइगर सेव द टाइगर सेव द वाटर। क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो दुर्लभ है, ऐसा माना जाता है। आज तक तो कुछ खत्म हुआ नहीं है फिलहाल, है ना जी। तो स्कैरसिटी क्या होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। अब हम पढ़ने वाले हैं सबसे बड़ी सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी की क्या होती है भैया। ये पॉइंट पढ़ा दो, इसके बाद पेपर में पास, फिर तो वीडियो तो क्लोज करके जाएगा भाई, आधे पर ही रोक के जाएगा मेरे को पता है। और नीचे कमेंट में लिखेगा लेजेंड वाचिंग बिफोर 2 आवर्स एग्जाम, है ना। 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी, 3 सेंट्रल प्रॉब्लम्स बना दो इकोनॉमी की, तो मैंने बना दी। पहली इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, देश के हर एक बंदे की प्रॉब्लम है, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। मैं तो कह रहा हूं कुछ भी प्रोड्यूस कर, अच्छा प्रोड्यूस कर। दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। तीसरा, थर्ड पॉइंट है होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए प्रोड्यूस किया जाए, ठीक है। ओहो स्माइल आ रही है। तो भाई सुनो, पहली चीज व्हाट टू प्रोड्यूस, इसको अगर मैं यहां लेके आऊं ब्रीफ में, मैंने एक कॉलम बना दिया इसका, सेकंड वाला थर्ड वाला, तीनों को ब्रीफ में पढ़ेंगे क्या चीज है। पहला लिखा व्हाट टू प्रोड्यूस, इसका मतलब होता है क्या उत्पादन करें। क्या बोला मैंने, क्या उत्पादन करें, मतलब कि हम क्या बनाएं ऐसा। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या बनाएं। देखो मैंने आपको बहुत सारे पैसे दिए हैं, ठीक है। मेरे पैसे लौटा देने बाद में गूगल पेमेंट के लिए नंबर मैंने दे दिया, इस पे आप लौटा देने बाद में, ठीक है। नोट्स वगैरह के लिए भी मैसेज कर सकते हो। बाकी देखो मैंने आपको 1000 करोड़ रुपए दिए, इतने पैसे दिए जितने में अंबानी के छोरे की शादी का शुरू का खर्चा निकला था, ठीक है। मैंने 1000 करोड़ रुपए दिए आपको, मैंने बोला आपको प्रोड्यूस करना है। आपके पास एक समस्या आई, सर मैं क्या प्रोड्यूस करूं। मैंने आपको 2 कंडीशन दी, पहला कि सारे पैसे खर्च होने चाहिए, और दूसरा इस सारे पैसे को खर्च करने के बाद मेरा लॉस नहीं होना चाहिए, मेरा निकलना चाहिए प्रॉफिट। तो अब तू देख ले तू क्या करेगा, क्या प्रोड्यूस करेगा। मैंने 2 ऑप्शन भी दे दिए, चल तेरे लिए आसान कर दूं। पहली चीज मैंने बोला कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस कर ले, दूसरी चीज मैंने बोला या तो तू प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस कर ले, ठीक है। अब 1000 करोड़ है, प्रॉफिट भी देखना है,
ठीक है, पैसा भी पूरा इन्वेस्ट करना है और आपको खरीदना है। अब आप यहाँ पे समस्या में फंस गए, सर हमें थोड़ा सा एग्जांपल देके समझाओ और अच्छे से समझाओ, मतलब ताकि हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकले, है ना जी। तो मैंने बोला चलो मैं आपको बाहर निकालता हूं। पहले हम बात कर लेते हैं कंज्यूमर गुड्स क्या होते हैं। कंज्यूमर गुड्स के भाई देखो, कंज्यूमर गुड्स के अंदर आते हैं मिल्क, दूध, है ना, मिल्क आ गया, और उसके साथ साथ आप लिख लो यहाँ पे सॉल्ट, नमक, ठीक है, कोई सा भी नमक हो सकता है, मिल्क, सॉल्ट, और भी आप चीजें लिख सकते हो जैसे कि पिज्जा, ठीक है, पिज्जा की शॉप, या फिर आप लिख सकते हो आप क्या बनाना चाहते हो। कंज्यूमर गुड्स क्या होती है, कंज्यूमर क्या यूज करता है, हाँ टॉवल, टॉवल यूज करता है ना, नहाएगा तो साबुन यूज करेगा, सोप, सोप। तो भाई ये होती है कंज्यूमर गुड्स। आपने बोला सर मैं ये प्रोड्यूस करना चालू कर दूं, ये वाली चीजें मैं प्रोड्यूस करूंगा, ये होते हैं कंज्यूमर गुड्स। तो देखो अगर आप ये प्रोड्यूस कर रहे हो तो आप मेरा प्रॉफिट कैसे बनाओगे। मैंने आपको 1000 करोड़ रुपए दिए हैं, आप नॉर्मली कॉमन सेंस लगा के सोचो। आप दूध की थाली बना रहे हो, आप नमक की थैली बना रहे हो, आप पिज्जा बना रहे हो, आप टॉवल बना रहे हो। एक टॉवल मान लो बनाई आपने 200 रुपए की, बेची आपने 250 रुपए की, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपए का प्रॉफिट हुआ। क्या उस 50 रुपए से आप मेरे 1000 करोड़ का लोन चुका पाओगे, चुका पाओगे, नहीं चुका पाओगे ना। इसके लिए आपको बड़ा सोचना पड़ेगा, क्या लेवल अप करना पड़ेगा, ठीक है। तो पुश योर लिमिट्स, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टॉवल, सोप, कंघी, बनियान छोड़ के, कंज्यूमर गुड्स छोड़ के, आपको अगर ज्यादा प्रॉफिट पे कमाना है तब आपको बनाना पड़ेगा क्या, प्रोड्यूसर गुड्स। क्या बनाना पड़ेगा, प्रोड्यूसर गुड्स। प्रोड्यूसर गुड्स क्या होते हैं भैया ये बताओ। देखो प्रोड्यूसर गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनसे एक प्रोड्यूसर कंज्यूमर के लिए गुड्स बना रहा होता है। जैसे कि एक मशीनरी, टेलरिंग मशीनरी, कौन सी, टेलरिंग मशीन, वो देखा सिलाई मशीन, स्टिचिंग मशीन बोलते हैं उसको, स्टिचिंग मशीन, सॉरी मैंने स्टिचिंग कह दिया, स्टिचिंग मशीन जिससे हम सिलाइयां करते हैं घरों में। अगर वो मशीनरी आप टेलर के पास से देखते हो, टेलर के पास एक मशीनरी होती है जिससे वो सिलाई कर रहा है, अगर वो मशीन टेलर के पास रखी है तो वो उसके लिए प्रोड्यूसर गुड्स है। सर वो क्यों, और अगर वो आपके पास है मशीनरी तो आपके लिए वो कंज्यूमर गुड्स है। क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है बताओ भाई। सुनो, टेलर क्या करता है, टेलर गुड्स बनाता है, प्रोड्यूस करता है, फिर उसको सेल आउट करता है, बेचता है लोगों में। आप जब अपने घर में मशीनरी रख के बैठे हो, मशीन रख के आप सूट बना रहे हो, तो आप बेचोगे या खुद पहनोगे अपने। आप बोलोगे मेरे कपड़े, मेरी मशीन, मेरी मेहनत, मैं पहनूंगा, मैं दूसरों को क्यों दूं, है ना। तो इस जगह पे आप कंज्यूमर हो, आप उसको बना के कंज्यूम कर रहे हो, बट टेलर क्या करता है, बना के बेचता है। तो उस जगह पे टेलर के पास जो मशीनरी है वो कंज्यूमर गुड्स है, ठीक है। और यहाँ पे मैं सिर्फ छोटी मशीन की बात नहीं कर रहा, मेरे को प्रॉफिट करना है, 1000 करोड़ आपसे वसूलने हैं। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, वॉर हो गई देश में, मान लो मैं बड़े बड़े आर्मी के टैंक बनाऊंगा, मैं क्या बनाऊंगा, बम और परमाणु बम बनाऊंगा, ठीक है, बम बनाऊंगा मैं बहुत बड़े बड़े, मैं मिसाइल्स बनाऊंगा, मिसाइल्स सीधा आगे और पीछे ले जाकर मार देंगे दुश्मनों पे, ठीक है, आगे पीछे से मारेंगे। तो भाई देखो मैं क्या बना रहा हूँ, बॉम्ब, मिसाइल्स, आर्मी, टैंक, वॉर और गन्स और जितनी भी ऐसी चीजें ना, लग्जरी ऐसी चीजें बना रहा हूँ। इसमें मेरे को प्रॉफिट कितना होगा, मैं लाऊंगा चावड़ी बाजार से माल सस्ता खरीद के। कहां से लाऊंगा, चावड़ी बाजार से सस्ता माल लेके आए, सस्ती मशीनें बनाई और महंगे में बेचेंगे। एक एक गन्स जो है वो कितने की बिकती है, क्या 2-3 हजार रुपए में इकट्ठा आ जाता है, नहीं सर इतने में नहीं आता, बहुत महंगा आता है, ठीक है। अच्छी खासी राइफल्स आपको लेनी है तो आप उसके लिए लाखों स्पेंड कर देते हो। आर्मी को बेचूंगा, सीधा डीलर करूंगा, डीलरिंग करूंगा किनसे, आर्मी वालों से कॉन्टेक्ट करूंगा कि सर मैं एक बेस्ट क्वालिटी के परमाणु बम दूंगा दूसरों को उड़ाने के लिए, पाकिस्तान तो यूं खत्म हो जाएगा उसमें, ठीक है। भाई ये गलत चीज है, ऐसे नहीं, लड़ाई वड़ाई नहीं करनी है हमें, ठीक है, हमें सिर्फ स्टडी पे ध्यान देनी है। तो बहुत भाई है पाकिस्तानी बहुत अच्छे हैं, ठीक है। तो भाई सुनो, मेरा कहने का मतलब क्या है, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं बड़ी बड़ी मशीनरी प्रोड्यूस करूंगा, उन मशीनरी से मैं प्रोड्यूस करूंगा गुड्स वगैरह। क्या प्रोड्यूस करूंगा, गुड्स, जिससे प्रॉफिट क्या होगा, ज्यादा। अरे इनसे तो ज्यादा ही होगा ना, ये कच्चे बनियान, टॉवल, शैम्पू और ये दाल चीनी आटा बनाने से तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, है ना। तो ये मैं बनाऊंगा, तो मैंने बोला तू ये बना। बट सुनो मेरी बात, आपने ये बनाना शुरू किया, आपने चुन लिया कि मैं कंज्यूमर गुड्स बनाऊंगा या प्रोड्यूसर गुड्स बनाऊंगा, एक सिलेक्ट कर लिया। अब कंक्लूजन कैसे निकलेगा, समस्या कैसे सॉल्व होगी। मैंने बोला देखो भाई, हर जगह पे बम और आरी और चाकू और तलवार से काम नहीं चलता, कहीं कहीं सुई से भी काम चल जाता है, ठीक है। तो अब आप कंफ्यूज हो गए कि भैया एक्चुअल कहना क्या चाहते हो, मैं बनाऊं क्या, प्रोड्यूसर वाला बनाऊं या कंज्यूमर वाला, दूध दही ब्रेड बनाऊं, क्या बनाऊं। तो मैंने बोला बेटा आपकी समस्या है, मैं सॉल्व करता हूं, ध्यान से सुनो। समस्या को पहले सुनते हैं, उसके बाद उसका निवारण करते हैं। देखो अगर देश में लड़ाई का माहौल है
तब हम प्रोड्यूस क्या करेंगे? अगर देश में जंग छिड़ गई, लड़ाई का माहौल है, तब आप क्या बनाओगे? आप मशीनरी बनाओगे, आप बॉम्ब बनाओगे, टैंक्स बनाओगे, बंदूक बनाओगे, या फिर आप दूध, दही, दाल, चावल, चीनी, आटा, साबुन बना रहे हो? क्या बनाओगे? कॉमन सेंस लगाओ। अगर लड़ाई का माहौल है तो बंदूक लेके आपके सर पे गोली मारने के लिए खड़ा है और आप बोल रहे भाई रुक जा, सामने वाली शिल्पा का ऑर्डर आया है, एक सूट का कतरा लगा दो, सूट की सिलाई करके देना है उसको मेरे को, ऐसे बोलोगे? नहीं ना, सीधा गोली मार के माथे में उड़ा के जाएगा ना। तो भाई इस जगह कॉमन सेंस लगाओ ना। आप क्या बनाओगे? टैंक बनाओगे। तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला? जब वॉर की सिचुएशन आ जाए, जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए जहां लगे आपको कि भाई अब देश को बचाने की बात है, जीने मरने की, तब आप बनाओ कौन से गुड्स? प्रोड्यूसर गुड्स बनाओ। जब बात आ जाए कि देश में शांति है, बिल्कुल ठीक है, आतंकवादी नहीं आए हुए, तो यहाँ पे आपको कंज्यूमर गुड्स बनाना है। क्या बनाना है? कंज्यूमर गुड्स बनाना है। तो दोनों का निवारण पता चल गया। कब कौन सी चीज बनेगी समझ आ गया। तो पहली प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? हाउ टू प्रोड्यूस, सॉरी व्हाट टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? हो गई सर। अब आगे वाली पे चले ना? हाँ चलो सर। बी पॉइंट्स पे आ जाए ना? आइए सर। तो बी पॉइंट्स पे आते हैं भाई। बी पॉइंट्स, बी पॉइंट क्या कहता है? हाउ टू प्रोड्यूस। यहां पे हमने देखा व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करे, हमने सिलेक्ट कर लिया कि हम दोनों में से एक क्या सिलेक्ट करेंगे, हमने सिलेक्ट कर लिया। बी नंबर पे आता है हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब देखो इसका मतलब होता है कैसे उत्पादन करें। उत्पादन करें, कैसे उत्पादन करें भैया ये बताओ, कैसे उत्पादन करें? दो तरीके मैंने आपको बताए, फिर से मैंने आपको 1000 करोड़ दिए और दो तरीके बताए। मैंने बोला मैंने दो, इस बार 1000 करोड़ नहीं दिए क्योंकि पहले मैंने जब दिए थे ना तो आपने उसमें घंटा कुछ नहीं बनाया। इस बार मैंने आपको बहुत कम पैसे दिए हैं। इस बार मैंने सिर्फ आपको 1000 रुपए दिए, सिर्फ कितने? 1000 रुपए। मैंने बोला भाई दो तरीके बता रहा हूं, इसमें तेरे को काम करना है मेरा। पहले लेबर इंटेंसिव टेक्निक से कर ले या फिर दूसरी कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से कर ले। दोनों में से कोई भी एक टेक्निक का यूज कर सकते हो आप अपनी चीजों को बनाने के लिए, कैसे उत्पादन करेगी समस्या को सॉल्व करने के लिए। अब समझते हैं दोनों में है क्या। देखो लेबर इंटेंसिव का मतलब होता है जहां पे आप इंसानों की सहायता से किसी चीज को बना रहे हो, जिसको हम बोलते हैं श्रम बल। श्रम बल, लोगों की मैन पावर का इस्तेमाल करके आप कुछ बना रहे हो। मैन पावर का इस्तेमाल करके आप कुछ बना रहे हो, तो इसको क्या बोलेंगे? लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। जैसे कि मेरे को अपना घर बनवाना है 3 मंजिला ऊंचा, तो मैंने लेबर को हायर करा, 6 लेबर्स थे, एक मिस्त्री था, और मैंने इन सबको बोला कि भाई मेरा घर बनाना है, ठीक है, और उन्होंने मेरा घर बना के खड़ा कर दिया। तो ये जो टेक्निक मैंने यूज करी है अपने घर को बनाने के लिए, मैंने कौन सी यूज करी है? लेबर इंटेंसिव टेक्निक। दूसरी कैपिटल इंटेंसिव क्या होता है? कैपिटल इंटेंसिव ज्यादातर वहां इस्तेमाल करी जाती है जब बहुत बड़ी चीज बनानी है, बहुत बड़े स्केल पे प्रोजेक्ट हो, तब उस जगह पे छोटे छोटे लेबर तो काम नहीं करेंगे। छोटे छोटे लेबर छोटे छोटे हाथों से काम करेगी तो भाई ऐसे तो निकल गया महीना, ठीक है। तब आप उस जगह पे क्या यूज करते हो? कैपिटल, मतलब बड़ी मशीन्स का इस्तेमाल करते हो आप, ठीक है। आपको मान लो एक 500 ईंटों से घर बनाना है या 500 ईंटों से एक दीवार खड़ी करनी है, तब उस जगह पे आप 2 मजदूर लगा दोगे, बहुत है। 2 मजदूर लगा दिए, बहुत है, काम तो हो ही जाएगा। दूसरी जगह अगर मैं बोलूं कि इसी जगह आपको 500 करोड़ ईंटों की एक दीवार बनानी है। कितनी? 500 करोड़ ईंटें। 500 करोड़ ईंटें पता है कितना होता है? पता है कितना होता है? अरे लगाते नहीं लगेगा, पूरी पुश्ते बूढ़ी हो जाएंगी उसमें, ठीक है। तो भाई 500 करोड़ ईंटें लगानी है, एक बड़ी दीवार बनानी है, बहुत बड़ी दीवार है। तो जब 500 करोड़ ईंटों से काम करना है तो यहाँ पे आप क्या 2 लेबरों से लगा दोगे? 2 लेबरों की तो हड्डियां ऐसे घिस जाएंगी, पता नहीं चलेगा जैसे चप्पल, ठीक है। तो यहाँ पे आप कैपिटल इंटेंसिव का यूज करोगे। सर कौन सी यूज करोगे? कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, जहां आप बड़ी बड़ी मशीनरी लाओगे। आप देखते हो ना बड़े बड़े प्रोजेक्ट चलते हैं, बिल्डिंग बननी होती है, तो जहां बिल्डिंग्स बन रही होती है, जहां बड़े मॉल्स बन रहे होते हैं, बहुत बड़े लेवल पे टारगेट पे काम चल रहा होता है, उस जगह पे आप देखते हो बड़ी बड़ी मशीनें आ रही है, क्रेन्स आ रही है, जेसीबी आ रही है, बदरपुर डाल रही है, रोड़ा बना रही है, ठीक है, ऐसे चीजें खड़ी कर रही है। तो वो कैसे कर रहे हैं काम? वो कैपिटल इंटेंसिव से कर रहे हैं, पैसों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और मैंने शुरू में बोला कि मैंने आपको सिर्फ 1000 रुपए दिए, तो 1000 रुपए में क्या आप कैपिटल इंटेंसिव पे काम करोगे? 1000 रुपए में तो लेबर भी पीछे लात मार के जाएगी आपके, ठीक है। आप अगर लेबर इंटेंसिव से ऊपर जाते हो बजट बनाने, मार के जाएगी भाई बहुत बुरी तरह, ठीक है। वो बोलेगी औकात तो तेरी कैपिटल लेबर की भी नहीं है, तेरी औकात तो खुद से करने की है, और 1000 रुपए उसके भी मैं लूँ इधर से, ठीक है। तो कहने का मतलब है आप लेबर इंटेंसिव में सिर्फ छोटे लेवल का काम कर सकते हो। कैपिटल इंटेंसिव की प्रोड्यूसर जो हाउ टू प्रोड्यूस की समस्या है वो कब दूर होती है? जब कोई बड़े लेवल का काम हो, ठीक है। सॉल्यूशन बताओ भैया,
इसमें काम करूं या इसमें काम करूं? तो भाई सॉल्यूशन ऐसा है, पहले आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन देखो कितना बड़ा है, आपको काम किसके लिए करना है। आपको लगता है कि ये काम 2-4 लेबरों से 20-30 लेबरों से हो जाएगा तो आप लेबर इंटेंसिव यूज करो। आपको लगता है कि ये इससे नहीं हो रहा, हमको बड़े लेवल पे एक बंदा बुलाना पड़ेगा, ठीक है, जो बड़ी मशीनें वगैरह लेके आए उससे काम करे, तब इस जगह पे आपको यूज करना पड़ेगा किसको? कैपिटल इंटेंसिव को। क्लियर हो गया? तो दोनों का कंक्लूजन समझ आ गया, क्या होगा किससे कब होगा। तो पहली समस्या सॉल्व, दूसरी सॉल्व, आ जाओ तीसरी पे जिसका नाम है होम टू प्रोड्यूस। होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, इसका मतलब होता है किसके लिए, किसके लिए उत्पादन करें। ठीक है, क्या बोला मैंने? किसके लिए उत्पादन करना है। पहले हमने देखा क्या उत्पादन करना है, कैसे उत्पादन करना है, ये तो समझ आ गया। अब ये बता दो किसके लिए उत्पादन करें। मैंने बोला अपने लिए कर भाई, तू उत्पादन अपने लिए करेगा और किसके लिए करेगा, तो भाई उसको तब भी समझ नहीं आया। तो मैंने बोला चल बेटा आज ब्रीफ में पढ़ाता हूं, आओ आओ। तो देखो पहली चीज मैंने उसको बोली, पहली चीज तो हम उत्पादन कर सकते हैं पुअर लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए, पुअर। दूसरा हम उत्पादन कर सकते हैं सर रिच लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए। ठीक है, देखो देश के अंदर ना 80% लोग तो गरीबों में आते हैं। ठीक है, अरे मैं मेरी बात नहीं कर रहा रे, मैं तेरी बात कर रहा हूं भाई, तेरी बात कर रहा हूं, समझ। ठीक है, हाँ, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं समझ जाओ। पुअर लोग 80% लोग गरीबों में आते हैं। ये गरीब लोग एग्जाम से सिर्फ 1 घंटा पहले वीडियो वॉच करते हैं, फिर उसको लिखते हैं लेजेंड वॉचिंग बिफोर 2 hours फॉर एग्जाम। ठीक है, तो वो उन लोगों की बात कर रहा हूं। तो देखो भाई होम टू प्रोड्यूस मतलब किसके लिए उत्पादन करें। 80% लोग तो गरीब हैं और 20% लोग अमीर हैं। अब दोनों में डिफरेंस देख लो, किसके लिए उत्पादन करें फिर। 80 लोगों के लिए उत्पादन करें या 20 लोगों के लिए उत्पादन करें। अगर हम गरीबों के लिए उत्पादन करेंगे तो 80 लोगों के लिए उत्पादन करना पड़ेगा, अमीरों के लिए करेंगे तो सिर्फ 20 के लिए करना पड़ेगा। मगर अभी हमें समझ नहीं आ रहा भैया, अब समझ आएगा, ध्यान से सुनो। गरीब लोगों के लिए अगर आप उत्पादन करते हो तो गरीब लोगों के पास सिर्फ पैसे उतने ही हैं जो 20% लोगों के पास है। गरीब लोग सिर्फ उतने ही पैसे देंगे जो 20% ना इनके पास पैसे हैं। 100 रुपए में से 20 रुपए ही दे सकते हैं, बस इतना ही दे पाएंगे। अमीर लोगों के लिए करोगे तो अमीर लोग तुमको 20% लोगों के लिए उत्पादन करना पड़ेगा और 80 रुपए आपको मिल जाएंगे 100 में से। समझ रहे हो? 80 लोगों के लिए उत्पादन करना, इतना सारा उत्पादन भी कर रहे हो और फिर भी पैसे कितने मिल रहे हैं? सिर्फ 20 रुपए मात्र, क्योंकि ये लोग कौन है? गरीब है। ठीक है, यहाँ पे लोग अमीर हैं तो यहाँ पे आप 20 लोगों के लिए उत्पादन करोगे, बड़े बड़े टाटा बिरला अंबानी जैसे लोग हैं, और पैसे कितने मिलेंगे? 100 में से 80 रुपए मिल जाएंगे, सीधा सिर्फ 20 लोगों के लिए करना है। तो आप अब बताओ किसके लिए उत्पादन करोगे, गरीब के लिए, अमीर के लिए? भाई सब हाथ खड़े कर रहे हैं, भाई अमीर के लिए करेंगे, अमीर के लिए 20 लोगों के लिए करके 80 रुपए कमा के जाएंगे। ठीक है, यही करती ना छोटी बात, देश को बंटवारे वाली बात कर दी तुम लोगों ने यार। ये सोच मैंने नहीं सोची थी कभी तुम्हारी होगी। सुनो, कहने का मतलब ये नहीं है कि गरीब लोगों के लिए करो, अमीर लोगों के लिए। भाई देखो गरीब लोग भी गरीब में आते हैं तो क्या हुआ, लोग हैं ना, अमीर भी लोग हैं ना, तो हमें मिलजुल कर, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई क्या बोलता है, ठीक है, तो भाई सुनो, हमें सबके लिए मिलजुल कर उत्पादन करना है। अगर हम ऐसा सोचेंगे कि हमें सिर्फ रिच लोगों के लिए ही उत्पादन करना है, सर गरीबों को छोड़ो, पैसा हमें कमाना है ना, प्रॉफिट तो बनाना है, बिजनेस तो प्रॉफिट भी चलता है ना। बिजनेस का रूल क्या है? प्रॉफिट होगा तो आगे चलेगा, वरना नहीं चलेगा। तो प्रॉफिट अमीरों में है बनाने में, तो अमीरों के लिए करो। अगर आप ऐसी सोच रखोगे तो ये सोच रखती है प्राइवेट सेक्टर। सर कौन सी सेक्टर? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर यही सोचता है ना कि प्रॉफिट कमाना है, बट गवर्नमेंट क्या सोचती है? मोदी सरकार क्या कर रही है? 5 साल तक मुफ्त राशन दे रही है कि नहीं दे रही है? बस की टिकट दिल्ली में लड़कियों के लिए फ्री है कि नहीं है? अगर सरकार को पैसे ही कमाने होते, प्रॉफिट ही बनाना होता, तो सरकार फ्री क्यों करती राशन या फिर टिकट वगैरह जैसी चीजें, या बिजली मुफ्त क्यों करती, है ना? तो सुनो, सरकार क्या चाहती है, गवर्नमेंट क्या चाहती है? गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर। क्या चाहती है? सोशल वेलफेयर। ठीक है, प्राइवेट सेक्टर चाहता है प्रॉफिट, गवर्नमेंट चाहती है सोशल वेलफेयर। बट हमारी इकोनॉमिक आती है मिक्स्ड इकोनॉमिक। कौन सी हमारी इकोनॉमी है? मिक्स्ड इकोनॉमी। हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी जो है ये हमेशा जो वर्क करती है, ये वर्क करती है दोनों की तरफ से सोच के। प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो ये सोचती है कि प्रॉफिट भी होना चाहिए, गवर्नमेंट की तरफ से ये सोचती है कि हमको देश का भला भी करना है, वेलफेयर भी करना है, इतना भला करना है जिसमें अपनी टांग डूब ना जाए, हम खुद गड़ ना जाए जमीन में। मतलब कि आपको अपना प्रॉफिट भी निकालना है और आपको भला भी करना है, ये गवर्नमेंट सोचती है। इसको हम बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो होम टू प्रोड्यूस
किसके लिए प्रोड्यूस करना है अगर मैं पूछूं, तो आप ये मत बोलना कि सिर्फ रिच के लिए प्रोड्यूस करेंगे, भाई गलत सोच मत रखना। आप बोलना कि सर हमारी इकोनॉमिक मिक्स्ड इकोनॉमिक है, तो हम उसके लिए प्रोड्यूस करेंगे जिसमें हमारा भला भी हो जाए लोगों का और हमारा प्रॉफिट भी निकल जाए, हम ऐसे प्रोड्यूस करेंगे। ना हम किसी गरीब के लिए करेंगे ना अमीर के लिए करेंगे, ऐसे सिंगल किसी के लिए नहीं होगा, ठीक है। तो तीनों थी प्रॉब्लम, सेंट्रल प्रॉब्लम जो आपकी पुलिस सॉल्व कर दी मैंने पूरी की पूरी। तो भाई ये था फर्स्ट हाफ, इस चैप्टर का आधा चैप्टर रह चुका है, तो फटाफट से इसको उतार लो, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो और नोट्स के लिए मैसेज कर सकते हो, ठीक है। मेरा नंबर है पर्सनली खुला हुआ है, जब भी मैसेज करो आ जाएगा मैसेज, तो नोट्स के लिए मैसेज कर देना और इसको उतारो, फिर आगे का मैं लिखवाता हूं। आगे का कॉन्सेप्ट जैसा कि मैंने अभी आपको जो बताया था आपने उतार लिया होगा, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है जी। तो आगे का शुरू करते हैं, ठीक है। अगला जो पॉइंट है हमारा वो है प्राइस मैकेनिज्म। प्राइस मैकेनिज्म को समझाऊंगा, उससे पहले आप थोड़ा सा इस ग्राफ को समझते हैं क्या हो रहा है। देखो ये एक ग्राफ मैंने बनाया, एक कर्व मैंने बनाया, डायग्राम बना रखा है, ठीक है। इस डायग्राम में हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये जो पॉइंट है यहाँ पे बीच में दोनों लाइन इंटरसेक्ट कर रही है। ये वाली लाइन है हमारी डिमांड कर्व, ये लाइन है हमारी सप्लाई कर्व, ठीक है। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई दोनों जहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये जो पॉइंट बन रहा है इस पॉइंट का नाम रख लेता हूं एम। तो जो एम पॉइंट है इस पॉइंट को मैंने यहाँ पे वर्ड दिया है इक्विलिब्रियम, ठीक है, मतलब कि संतुलन, बैलेंस। इस जगह पे हमारी डिमांड एंड सप्लाई कट कर रही है और हमने यहाँ पे पॉइंट दिया है एम, जिसका नाम है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम मतलब होता है जहां पे दोनों चीजें बैलेंस है। हम इससे नीचे आ जाते हैं क्वांटिटी वाली लाइन पे, मतलब कि आउटपुट पे। तो मतलब कि हमारी मार्केट में हमने एक क्वांटिटी, एक लिमिट सेट कर दी है कि हम माल जो है वो इतनी ही क्वांटिटी में बेचेंगे जहां पे ये टकरा रही है नीचे वाली एक्स एक्सिस से। दूसरा, अब इसके सामने कोरस्पॉन्डिंग हम आ रहे हैं तो देख रहे हैं जो प्राइस वाली लाइन है वो भी एक जगह टकरा रही है, ठीक है। तो हमने इस जगह पे एक प्राइस तय कर दिया, सपोज करो ये 10 प्राइस है और ये क्वांटिटी आ गई 5। तो हमने ना प्राइस मैकेनिज्म में ये तय कर दिया कि मार्केट में जब हम डिमांड और सप्लाई करेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई कितनी कितनी होगी, उसकी एक फिक्स क्वांटिटी और एक फिक्स प्राइस तय कर दिया कि हम इतने प्राइस पे इतनी क्वांटिटी को सेल आउट करेंगे। तो हमने प्राइस रख लिया 10 और इतनी क्वांटिटी रख दी 5 की, 10 प्राइस पे हम 5 क्वांटिटी को सेल करेंगे अपनी मार्केट में। तो ये जो चीज है, ये जो कॉन्सेप्ट है, इसको हम प्राइस मैकेनिज्म बोलते हैं। अब इसको आपको लिखना कैसे है, आप ये डायग्राम बनाओगे और इसके साथ साथ जो चीजें मैंने इसमें करी है वो आप लिखोगे। जैसे कि आप ये लिखोगे, सबसे पहले हमने एक डिमांड कर्व बनाया है, डिमांड कर्व के साथ एक सप्लाई कर्व बनाया है। जिस पॉइंट पे डिमांड कर्व एंड सप्लाई कर्व इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट इक्विलिब्रियम होता है। उस पॉइंट से आप लाइन खींचोगे किस पे, वाई एक्सिस पे, और उसी पॉइंट से लाइन खींचोगे एक्स एक्सिस पे। जहां वो दोनों कट करती हैं उन पॉइंट्स को प्राइस और क्वांटिटी तौर पे रखोगे, ठीक है। तो यही चीज आपको एक्सप्लेन करके लिखनी है और कुछ नहीं है। तो ये था प्राइस मैकेनिज्म, समझ आ गया। प्राइस मैकेनिज्म बेसिकली ये बताता है इकोनॉमिक्स में आपकी डिमांड कितनी है, सप्लाई क्या है और उसके अकॉर्डिंग कितना प्राइस रखना है, जो एक इक्विलिब्रियम प्राइस कहलाता है, ठीक है। बहुत बढ़िया, चलते हैं फिर आगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे टॉपिक्स में दे रखा है डिमांड कर्व के बाद, इस प्राइस मैकेनिज्म के बाद है पीपीसी का। पीपीसी मतलब है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जिसको हम बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं उत्पादन संभावना वक्र, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे उत्पादन संभावना वक्र, पीपीसी, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। पहले इसके नाम समझ लो, इसको आप पीपीसी प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व भी बोल सकते हो, पीपीएफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर भी बोल सकते हो, फ्रंटियर, या फिर टीसी भी बोल सकते हो, जिसको बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ठीक है। तीनों ही नाम से इसको बोला जाता है। एग्जामिनेशन किसी भी नाम से पूछ लेगा, मींस आपको यहाँ पे पीपीसी को ही डिफाइन करके आना है, ठीक है। तो पीपीसी को हम समझते हैं। सबसे पहले एक न्यूमेरिकल को मैं यहाँ पे थ्योरेटिकल आपको समझाऊं, इससे पहले मैं आपको यहाँ पे ग्राफ, मतलब कि जो पीपीसी की टेबल है, पहले हम पीपीसी की टेबल समझेंगे, फिर हम पीपीसी के डायग्राम को समझेंगे, फिर हम पीपीसी की डेफिनेशन समझेंगे, ठीक है जी। देखो हम इसको ऐसे समझते हैं, हम इसे समझते हैं, देखो मैंने 12th पास कर ली, मैं एक अच्छा खासा पढ़ा लिखा इंसान हूं, बट मेरे को जॉब नहीं मिल रही कहीं भी, मैं ना एक जॉब ढूंढ रहा था, ठीक है। साथ ही साथ कहीं दूर मेरी ना मौसी का लड़का है, उसको भी जॉब नहीं मिल रही थी, तो वो भी जॉब ढूंढ रहा था। अब मेरी मौसी के लड़के ने मुझे फोन किया कि भाई मेरे ना बेटे की जॉब लगवा दे।
और मैंने बोला ठीक है वैसे तो मेरी लग नहीं रही। मैंने बोला भाई तू इधर आ जा। वो इधर आ गया, बोला कि भाई मेरे को जॉब चाहिए, जॉब लगवा दो। मैंने उसको बात समझाई कि भाई मेरी ना जॉब लग नहीं रही है कहीं, तो मैं तेरे को कहाँ पे काम दूं। उसने बोला कि भाई कुछ भी काम दे दो, मैं घर पे ना ऐसे खाली हाथ नहीं जा सकता। बड़ा मजबूर होकर गिड़गिड़ाने लगा मेरे आगे कि भाई ऐसे गंदी सी शक्ल बना के कि भाई मुझे काम दे दो, कुछ भी काम दे दो, पोछा झाड़ू कुछ भी दे दो। मैंने थोड़ा सा सोचा, फिर मैंने दिमाग लगाया कि मेरे ना आसपास घर के पास कुछ खेती पड़ी है, ठीक है। उस खेती में एक बार एक अंकल ने बोला भाई बेटा यहाँ पे काम करोगे, मैंने हाँ कर दी। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि हम दोनों मिलके वहां पे चले जाते हैं, वहां पे काम कर लेते हैं। और मैंने सोचा फिर ना यार मेरे को एक काम हो रहा है, तो मैं ये काम इसको सौंप देता हूँ, मेरे भाई को, ठीक है। तो मैं अपने भाई को कहाँ लेके गया, मैं अपने भाई को लेके गया खेती करवाने के लिए। अब मैंने अपने भाई को खेती करवाने के लिए लेके गया, तो मैंने पहले उससे पूछा कि भाई तुझे आता क्या क्या है, ठीक है, मतलब कि खेती में क्या क्या आता है तेरे को, खेती क्या है कि किस चीज की खेती करेगा। तो उसने मेरे को बोला कि भाई मेरे को दो ही चीज आती है। पहली चीज मेरे को आता है हेरोइन उगाना, ठीक है, मतलब कि ये एक तरह का ड्रग्स है। दूसरी चीज उसने बोला कि मेरे को उगाना आता है गेहूं, वीट, चावल, ठीक है। बस उसको दो ही चीज आती थी मेरे मौसी के लड़के को, और मेरे को आ रही थी गुस्सा। पहली चीज तो मैंने उसको काम दिलाया और वो गेहूं ये उगा रहा है। देखो अगर वो हेरोइन उगाता है तो प्रॉफिट ज्यादा होगा, अगर गेहूं उगाएगा तो प्रॉफिट कम होगा। बट हमें अपनी जमीन का भी देखना है, ध्यान देना है। तो मैंने बोला भाई मेरी जमीन जो है, मेरे जो अंकल की जमीन है, इस पे मैं तेरे को गेहूं उगाने दे सकता हूँ, मैं हेरोइन या ड्रग्स का धंधा करने नहीं दे सकता। मैंने क्या बोला, सीधा मना कर दिया मैंने बोला मैं दे नहीं सकता भाई इसका धंधा करने के लिए तेरे को, ठीक है। तो उसने बोला ठीक है भाई आप मेरे को लैंड दे दो, जमीन दे दो, मैं इसका धंधा कर लूंगा, नहीं मैं वीट का धंधा कर लूंगा। मैंने बोला ठीक है। मैंने उसको पूरे जमीन के 10 टुकड़े दे दिए। कितने टुकड़े दे दिए, मैंने उसको गुड्स पे वाई, इस पे मैंने वीट उगाने को कह दिया, चावल उगाएगा वो वाई गुड्स पे, ठीक है। एक्स गुड्स पे वो ड्रग्स उगा सकता है, मगर मैंने उसको क्या बोला है, चावल उगाने को, मैंने उसको वीट उगाने को बोला। मैंने उससे बोला भाई तू वीट उगा, और मेरे को ना काम है शहर में, तो मैं शहर जा रहा हूँ, मैं कुछ दिनों बाद आऊंगा, मैं 2-3 हफ्ते बाद आऊंगा, तो जब तक तू अपना खेती करियो, ठीक है। उसने बोला ठीक है। मैं चला गया खेती करने, मैं चला गया शहर में। अब वो खेती कर रहा था। अब इसको ना थोड़ा सा लालची आदमी है ये, मेरा जो लड़का है मौसी का, लालची है। तो अब इसने क्या करा, एक साहूकार के पास गया, और साहूकार ने देखा कि भाई ये जो है यहाँ पे चावल उगाता है, इसकी खेती है, और इसके पास ये टुकड़ा प्लांट जो है वो खाली पड़ा हुआ है, ठीक है। तो साहूकार ने इसके पास आया और साहूकार बोला कि भाई मुझे ना तेरी जमीन का एक टुकड़ा चाहिए छोटा सा, और उस पे ना मैं एक अफीम उगाना चाहता हूँ, ड्रग्स उगाना चाहता हूँ, जिसके बदले मैं तुझे पैसे दूंगा अच्छे खासे। छोटा सा टुकड़ा कोई सा भी दे दे चल जाएगा, ठीक है। तो ये लालची था, थोड़ा पैसों के लिए मान गया, और इसने बोला ठीक है। इसने बोला कि सर आप ना मेरे से एक टुकड़ा ले लो। कितना, एक टुकड़ा ले लो। इसने एक टुकड़ा बेच दिया। जब इसने 10 में से एक टुकड़ा साहूकार को उसमें से दे दिया, तो इसके पास कितना बचा, 9, ठीक है। तब ये धंधा करने लगा, और साहूकार ने फिर दोबारा थोड़े दिनों बाद आया। उसने देखा कि भाई मेरी खेती अफीम की हो रही है अच्छी खासी, बट ये अभी भी प्रॉफिट में है। 9 प्लांट है इसके पास, 9 खेत के टुकड़े हैं, मगर ये काम नहीं कर पा रहा, उस पर बहुत ज्यादा है इसके पास, क्यों ना मैं एक और ले लूं, मेरा प्रॉफिट और ज्यादा हुआ। और साहूकार ने लालच में सोचा कि इसको तो प्रॉफिट हो ही रहा है, तो इस बार क्यों ना मैं डबल मुनाफा कमाऊं। तो साहूकार ने बोला भाई मेरे को ना तेरे 2 टुकड़े और चाहिए प्लांट के, ठीक है, 2 टुकड़े और दे दे, जितने मर्जी बोलेगा उतना पैसा ले लियो, ठीक है। इसने बोला ठीक है भाई 2 टुकड़े और ले। जैसे इसने 2 टुकड़े दिए, इसके पास कितने बच गए, 7 टुकड़े, ठीक है। ऐसे ही साहूकार ने देखा कि अभी भी इसको प्रॉफिट हो रहा है, अभी भी इसके पास और लैंड पड़ी हुई है। साहूकार ने बोला भाई अब की बार मेरे को 3 दे दे, तो इसने 3 दे दिए, इसके पास बचे 4। अगली बार साहूकार ने देखा फिर इसको प्रॉफिट हो रहा है, साहूकार को हजम नहीं हुआ। साहूकार ने बोला भाई 4 दे दे इस बार मेरे को, मैं सारे पे अफीम उगा डालूंगा। और इसके पास कितना बच गया इस टाइम पे, 0। साहूकार फिर आया अगली बार इससे मांगने, बट इसके पास कुछ देने के लिए नहीं था, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, नील। कोई लैंड बची है उसके पास, 10 टुकड़े थे, 10 के 10 चलेगा इसके पास। सारे पे अब ड्रग्स उग रहा है, खेती में जो चावल था वो उगना ही बंद हो गया। और मैं गया हूं अभी कहीं घूमने, और मैं जब आऊंगा तब देखना क्या होगा, ठीक है भाई। ये हो गया। अब यहाँ पे जो टेबल बनी है ना, इसको इस तरह से समझो, ये है हमारी पीपीसी की टेबुलर प्रेजेंटेशन। इसको क्या बोलेंगे, पीपीसी का टेबुलर प्रेजेंटेशन। टेबल बनानी आएगी तो पीपीसी में गुड्स एक्स गुड्स वाई ऐसे आपको दिखाना है। अब इसी चीज को ग्राफ में कैसे डिनोट करेंगे वो आ जाते हैं, देखो, ठीक है। ग्राफ में ये वाली जो लाइन है 1 2 3 4, ये मेरी है प्राइस, जिसको मैं बोलता हूं वाई एक्सिस, प्राइस, ठीक है। कौन सी है ये, प्राइस वाली। ये वाली जो नीचे होती है, ये होती है हमारी क्वांटिटी वाली, क्वांटिटी या फिर बोल सकते हो आउटपुट वाली, ठीक है। तो देखो पीपीसी जो है, अब कर्व कैसे बनेगा इस डायग्राम में, ये ध्यान से समझो। जब मैंने उसको एक्स एक्सिस 0 दी थी, एक्स एक्सिस 0 दी थी, तो जो वाई एक्सिस है वो कितनी थी, 10। तो वाई एक्सिस कहां आएगी, यहां पे, ठीक है।
जब उसके पास x एक्सिस 1 था तो y एक्सिस कितना था 9। तो जब x एक्सिस 1 था तो y एक्सिस कितना होगा 9। तो मैंने 8 और 9 के बीच में पॉइंट लगा दिया। जब x एक्सिस 2 थी तो y एक्सिस कितनी थी 7। जब x एक्सिस 2 थी तो y एक्सिस कितनी थी 7। मैंने इसके सामने से लग के पॉइंट लगा दिया। जब ये 3 थी x एक्सिस तो y एक्सिस कितनी थी 4। जब x 3 था तो y कितना था 4। तो ये लगा दिया पॉइंट। जब x 4 हुआ तो y कितना हो गया 0। तो जब x हमारा 4 हुआ तो y हो गया 0। अब देखो ये जो कर्व है थोड़ा सा ऐसा बन रहा है, ठीक है, ये देख लो, ठीक है। तो ये हमारा बन गया कर्व। तो हमने जो पॉइंट्स लगाए वो पॉइंट्स ऐसे लगा दिए। अब इन्हीं पॉइंट्स के हिसाब से आपका जो कर्व है हमेशा थोड़ा सा ऐसा करके बनेगा। ये पॉइंट्स जुड़ जाएंगे ना, जब आपके पॉइंट्स लगेंगे तो ये वाले जो पॉइंट्स आपने लगाए ये पॉइंट्स आपके यहाँ लगेंगे, जैसे यहाँ है और आपके पॉइंट्स यहाँ है। तो ये हल्का सा आपका कर्व जो है थोड़ा सा कॉनकेव टाइप का बन जाएगा ऐसा। तो देखो इसकी मदद से मैंने यहाँ पे ये चीजें बनाई और ये होता है हमारा पीपीसी कर्व। कैसा होता है पीपीसी कर्व? हमेशा कॉनकेव टू ओरिजिन, ठीक है। ओरिजिन मतलब ये रहा ओरिजिन, ओरिजिन मूल बिंदु ओरिजिन की तरफ कॉनकेव है, ऐसा कॉनकेव। कॉनकेव पढ़ा है ना आपने, जो आप पढ़ते थे 10th में साइंस की बुक में, कॉन्वेक्स कॉनकेव। कॉनकेव मतलब हल्का सा घुमा हुआ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे क्या हुआ कि जितनी भी मैं चीजें प्रोडक्शन के लिए लेता गया, मतलब कि यहाँ पे मैंने जब x एक्सिस 10 ली थी, मैंने इसको 1 दे दी गुड्स x के लिए, तो मेरी 1 यूनिट कम हो गई। मैंने इसको दे दिया तो ये प्रोडक्शन बढ़ा तो ये कम हो गया। ऐसे धीरे 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 करते करते सारी जब x के पास चली गई तो मेरा क्या हो गया 0। तो यहाँ पर एक प्रोडक्शन में देता जा रहा हूं तो यहाँ पे दूसरी चीज मेरी कम होती जा रही है। धीरे धीरे जो कॉनकेव है वो बनता जा रहा है हमारा पीपीसी कर्व, ठीक है। और यही चीज हमें पीपीसी की डेफिनेशन बताती है। डेफिनेशन क्या कहती है? इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन मतलब वो संयोग, वो दो चीजों के संयोग, जैसे x और y के संयोग, वो दो कॉम्बिनेशन या दो तालमेल, ठीक है। इट शोज वेरियस कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। किसके? टू गुड्स के, दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को शो करती है हमारी पीपीसी। विच कैन बी अटेन बाय ए प्रोड्यूसर, जो किसी के द्वारा, प्रोड्यूसर के द्वारा अटेन करी गई हो, जो प्रोड्यूसर के द्वारा अटेन करी हो, ठीक है। जैसे कि प्रोड्यूसर पहले गेहूं वाला था, फिर इस गेहूं वाले से एक एक चीज ये व्हीट वाला, ये ड्रग्स वाला लेता गया और अटेन करता गया, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन बन गए हैं दो चीजों के, कौन कौन से कॉम्बिनेशन सर? ये वाले कॉम्बिनेशन, देखो ध्यान से, ये वाले कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन बने ना 2 के साथ 7, 3 के साथ 4, 4 के साथ 0, ये है वो कॉम्बिनेशन जो दिखाता है पीपीसी। कह रहा है विदिन द गिवन लेवल ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। कह रहा है उन दो चीजों के समूह या उन दो चीजों का एक कॉम्बिनेशन या उन दो कोई भी गुड्स का संयोग जो कि हमें दिखाता है एक प्रोड्यूसर जो अपने लेवल्स ऑफ किसके द्वारा, रिसोर्सेज के द्वारा अटेन कर पा रहा है, वो वक्र हमारा पीपीसी कर्व कहलाता है, ठीक है। वो क्या कहलाता है? पीपीसी कर्व, जहां पर हम किसी भी दो चीजों के संयोग से एक पॉसिबिलिटी कर्व को बना पाते हैं, उसकी मदद से हम एक कर्व को डिनोट करते हैं, ठीक है। वो हमारे प्रोडक्शन के जो भी हमारे रिसोर्सेज होते हैं उनका इस्तेमाल करके वो पीपीसी कर्व कहलाता है। समझ आया? आया भाई? नहीं आया तो अभी आ जाएगा थोड़ी देर में, ध्यान से सुनो। आगे हम पढ़ रहे हैं फीचर्स, इसके बाद आ जाते हैं फीचर्स पे। फीचर्स ऑफ पीपीसी कर्व क्या होती हैं? पीपीसी कर्व की फीचर्स सर एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, 5 to 8 मार्क्स आपको लिखनी पड़ेंगी फिर ये फीचर्स, ठीक है, और ये छोड़ के नहीं आनी है। पहली फीचर्स क्या है? पहली फीचर है जो पीपीसी कर्व है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। देखो पीपीसी कर्व डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है, ऐसे नीचे को गिर रहा है, ठीक है। कैसे लिखा है? बाएं से दाएं की और नीचे की ओर, ये बाएं ये दाएं, ये लेफ्ट ये राइट, ठीक है, एल और ये आर। तो लेफ्ट से राइट की ओर, लेफ्ट टू राइट की ओर शिफ्ट हो रहा है, गिर रहा है, डाउनवर्ड स्लोप हो रहा है। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग। कैसे गिर रहा है? क्योंकि यहाँ पे हमारी एक एक गुड्स कम होती जा रही थी वाई की, तो एक्स की बढ़ती जा रही थी, एक्स की बढ़ती जा रही थी और पीपीसी उसकी तरफ गिरता चला जा रहा था, ठीक है। दूसरा कॉनकेव टू ओरिजिन, हमारा जो पीपीसी कर्व होता है वो ओरिजिन की तरफ कॉनकेव होता है। कॉनकेव मैंने बताया ना, कॉनकेव टू ओरिजिन, तो धीरे धीरे ऐसा कॉनकेव होता है ओरिजिन की तरफ। ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, ये वाला। आगे लिखा है मूल बिंदु की ओर नतोदर, ये जो वर्ड है नतोदर,
नतोदर का मतलब होता है कॉन्केव टू ओरिजिन, मूल बिंदु की ओर नतोदर। इस वर्ड की जगह अगर दूसरा वर्ड आता है उनतोदर, क्या बोला मैंने, उनतोदर, इसका मतलब है कॉन्वेक्स टू ओरिजिन, ठीक है, मतलब उल्टा बन जाएगा, फिर ऐसा बन जाएगा। क्लियर है? देखो कॉन्केव टू ओरिजिन अगर मूल बिंदु की ओर नतोदर हो रहा है तो उसका कारण क्या है, कारण ये होता है ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एमआरटी। क्या बोला मैंने, ड्यू टू इंक्रीज ऑफ एमआरटी। एमआरटी मतलब होता है मार्जिनल, ठीक है, इसका मतलब होता है मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से ये जो पीपीसी कर्व है ये मूल बिंदु की ओर डाउनवर्ड स्लोपिंग करता है और कॉन्केव टू ओरिजिन कहलाता है। किसकी वजह से, ये एमआरटी की इंक्रीजिंग रेट की वजह से। किसकी वजह से, एमआरटी की इंक्रीजिंग रेट की वजह से। एमआरटी को एक और नाम से बोल सकते हो एमओसी। एमआरटी को एक और नाम से पहचानते हैं, एमओसी नाम से पहचानते हैं। एमआरटी को निकालते कैसे हैं भैया, फॉर्मूला समझाओ। एमआरटी का फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, या फिर बोल सकते हो लॉस अपॉन में गेन, माइनस का लॉस अपॉन में गेन। ठीक है, मैंने स्लैश लगाया, इसका मतलब है ये अलग है ये अलग है, दोनों मिक्स मत करना, ये कोई डिवाइड नहीं हो रहे, दोनों सेम ही चीजें, दोनों अलग अलग है, बस इतना ही है। डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इससे निकलेगा आपका एमआरटी। बोलो तो निकाल के दिखाऊं, निकाल के दिखाता हूं, ठीक है भाई, आपको तभी क्लियर हो जाएगा। अभी निकाल के दिखा देता हूं, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मिटो के निकाल के दिखाते हैं। अगर आपको बोला जाए कि एमआरटी आपको बनानी है तो एमआरटी कैसे बनाओगे, तो आप लिख लो यहाँ पे एमआरटी, एमआरटी निकाल रहा हूं मैं, ठीक है। एमआरटी निकालने के लिए ध्यान से देखना, पहली चीज हमें एमआरटी निकालनी है, तो एमआरटी कैसे निकालेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा था, कहाँ गया, ये रहा, डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स। डेल्टा का मतलब समझ लो, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, डेल्टा का मतलब होता है चेंज, मतलब चेंज इन वाई, वाई में जितना चेंज आया डिवाइड करो डेल्टा एक्स, एक्स में कितना चेंज आया उससे। तो पहली लाइन में देखो, ये वाली लाइन में डेल्टा वाई में देखो पहले कितनी थी हमारी 10 थी, और एक्स में क्या थी 0 थी। तो जब ये 10 थी ये 0 थी, कोई चेंज आया नहीं आया। दूसरी लाइन में आ जाओ, दूसरी लाइन में y कितना हो गया 9, पहले कितना था 10, फिर दूसरे नंबर पे हो गया 9, तो 10 में से 1 माइनस हो गया, तो कितना बचा 1। तो जो चेंज आया है ना, चेंज, सर वर्ड का मतलब समझो, चेंज, डेल्टा वाई बोला ना, तो वाई वाली लाइन में 10 में से 9 गया, तो दोनों में से माइनस करने में कितना बचेगा 1, 10 में से 1 गया 9, 10 में से 9 गया 1 बचा, तो ये 1 जो है ये हमारा डेल्टा है, ये हमारा चेंज है। यही चेंज आपको यहां लिखना है और इसको डिवाइड करना है डेल्टा एक्स से, एक्स की लाइन में जो चेंज आया। तो एक्स की लाइन में क्या चेंज आया, पहले 0 था, फिर बढ़ के 1 हो गया, 0 से बढ़ गया 1 हो गया, तो कितना आ गया 1 आ गया, तो 1 से 1 कट गया, कितना आ गया 1 आ गया, ठीक है, यही होगा। दूसरी लाइन में अगर समझ नहीं आया कोई नहीं, एक बार और ट्राई करेंगे, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, 9 से 7 हो गया, अगली लाइन में 9 से 7 हो गया, तो 9 से 7 कितना कम हो गया 2, कितना चेंज आया 2, और यहां पे आ जाओ 1 से 2 हो गया, तो 1 से क्या हो गया 2, कितना चेंज आया, चेंज पूछा है मैंने, माइनस करके देख लो, 2 में से 1 गया 1 चेंज आया, तो माइनस करा, आंसर आया 2। तो देखो क्या हो गया 1 2 ऐसे बढ़ रहे हैं, ठीक है। एमआरटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मैंने बताया था ना, एमआरटी के बढ़ने की वजह से ये कॉन्केव टू ओरिजिन होता है, लिखा है ना ड्यू टू इंक्रीजिंग एमआरटी, एमआरटी बढ़ रहा है, पहले 1 फिर 2, ऐसे आप एमआरटी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, 2 बता दिया, तीसरा सुनो, 7 था, 7 में से अब नीचे कितना बचा है 4, 7 में से 4 बचा है, तो कितना चेंज आया, 7 में से 4 गया, कितना 3। एक्स में आ जाओ, एक्स में 2 में से 3 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया, तो डिवाइड कर दो, कितना आ गया 3। तो देखो 1 2 3 बढ़ रहा है एमआरटी, एमआरटी बढ़ेगा, ऐसे अगला वाला फोर्थ वाला, ठीक है, जो चेंज आया कितना आया, इसको देख लो, यहाँ पे 4 चेंज आया, 4 का नीचे आ गया 1, कट के आ गया 4। तो जो भी चेंज आ रहा है 1 2 3 4, इसी चेंज की वजह से, बढ़ते हुए एमआरटी की वजह से पीपीसी कॉन्केव टू ओरिजिन होता है। समझ आ गया, बहुत बढ़िया। नीचे मैंने लिखा है पीपीसी, एमआरटी का मतलब भी है सीमांत रूपांतर दर, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमांत रूपांतर दर बोलते हैं सर, ठीक है। थर्ड पॉइंट है एमआरटी, एमआरटी मतलब मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, जिसको एमओसी भी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, इट इज द रेट at which a producer have to decrease the production। MRT एक ऐसा रेट है जहां पे प्रोड्यूसर अपना क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है प्रोडक्शन, मतलब कि जहां पे हमारा वाई जो है डिक्रीज हो रहा था,
क्योंकि एक एक करके लैंड बेचता गया, वो किसके लिए, हेरोइन के लिए, ड्रग्स के लिए। जब बेचता गया बेचता गया बेचता गया तो हमारी एक प्रोडक्शन यूनिट तो कम हो गई ना। तो जब एक प्रोडक्शन यूनिट कम हो रही है, द प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटी ड्यू टू इंक्रीज द अनदर, एक प्रोडक्शन यूनिट कम हो रही है दूसरी प्रोडक्शन यूनिट को बढ़ाने के लिए, इसको बोलते हैं हम एमआरटी। क्या बोलते हैं, एमआरटी। क्लियर है, तो ये समझ आ गया पूरा का पूरा। तो भाई अब इसको उतारना चाहो, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं तो भाई नोट्स के लिए आप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। नोट्स में सारी चीजें लिखी हैं, आपको इतना उतारने की, स्क्रीनशॉट में समझने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर वहां पे, ठीक है। बाकी आगे मैं लिखवा रहा हूँ, छोटा सा टॉपिक और रह गया और हमारा अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो करवाने के बाद खत्म हो जाएगा। मैसेज कर देना नोट्स वगैरह के लिए, इसको उतार लो, फिर आगे लिखवाना मिटोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लास्ट कॉन्सेप्ट। अभी तक जो मैंने पढ़ाया था वो आपने उतार लिया होगा, ठीक है। अब हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, मुश्किल से 10 मिनट और लूंगा, 10 मिनट के अंदर करेंगे चैप्टर को फिनिश, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक आ चुका है ओसी। ओसी का मतलब होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है अवसर, कॉस्ट का मतलब होता है लागत। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अवसर लागत, ठीक है। इसका मतलब समझेंगे। अवसर लागत का मतलब होता है सर, इट इज ए कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। इट इज द कॉस्ट, ये वो कीमत है जो एक प्राइस छोड़ने के बाद अगली प्राइस को हम अटेन कर रहे हैं, तो जो प्राइस हमने छोड़ दिया वो वाली कॉस्ट को हम यहाँ पे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। देखो मैं इंटरव्यू देने गया, आप ऐसे समझो कि मैं इंटरव्यू देने गया कुछ कंपनी में, जिसमें से कुछ कंपनी थी ए, बी एंड सी। मैं ए में इंटरव्यू जब देने गया, इन्होंने मेरे को सैलरी बोली कि आपको 12,000 रुपए पर मंथ सैलरी मिलेगी, ठीक है। मैंने बोला ठीक है। मैं बी सैलरी में गया इंटरव्यू देने, बी कंपनी में, तो उन्होंने बोला 20,000 रुपए पर मंथ, और सी में गया तो 50,000 रुपए पर मंथ की सैलरी इन्होंने मेरे को बताई, ठीक है। अब मैं वेट कर रहा था मैं किस कंपनी में जाऊं, किस सैलरी को छोड़ू, किसको लूं। अगर मैं इसमें से मान लो 50,000 रुपीज पर मंथ की सैलरी को ले रहा हूं, तो इस सैलरी पे जाने के लिए मैंने किन दो सैलरी को छोड़ दिया, मैंने ए को छोड़ा और बी को छोड़ दिया। तो ये जो ए एंड बी है, ये हो जाएगी मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मतलब कि मैंने अपने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, ये हो गया हमारा नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव जो कि सी है। सी पे जाने के लिए मैंने किसको छोड़ा, किसका त्याग करा, मैंने त्याग करा ए और बी का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ए और बी हो गई हमारी, अवसर लागत ए और बी हो जाएगी, जिसको मैंने छोड़ दिया, मैंने नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव पे मूव कर लिया, ठीक है। इसका अगर मैं बात करूं डायग्राम कैसे बनता है, तो इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, ये y है, ये x एक्सिस है, यहाँ पे आपका ओरिजिन होता है, यहाँ आपका आउटपुट, ठीक है। यहाँ पे आप अपना प्राइस डिसाइड करते हो, ठीक है। यहाँ पे आपका प्राइस, यहाँ पे आपका आउटपुट, और ये जो डायग्राम है आपको दिख रहा है ये इस तरह का बना हुआ है, ठीक है। और ये जो है एक तरह से कॉन्वेक्स बना हुआ है। कैसा बना हुआ है, कॉन्वेक्स, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ी गलत है, इसमें मैं ठीक कर देता हूं, कॉन्वेक्स। इसका डायग्राम हमेशा कॉन्वेक्स बनेगा। अगर हिंदी वाले बच्चे देख रहे हैं तो उनके लिए बता दूं, अनतोदर, ठीक है। एक होता है नतोदर, एक होता है उनतोदर, उनतोदर वक्र, ठीक है। तो ये वक्र कैसा बनेगा, उनतोदर वक्र बनेगा, ये डायग्राम कॉन्वेक्स बनेगा। पीपीसी में याद है, पीपीसी में कैसा बना था, पीपीसी में ऐसा करके डायग्राम बना था, ऐसा करके, है ना। तो वो नतोदर था, ओरिजिन की तरफ था ना, ये क्या है, कॉन्वेक्स है। इसका अगर मैं टेबुलर प्रेजेंटेशन बताऊं तो ये आपको टेबल देख सकते हो, गुड्स एक्स एंड गुड वाई। एक गुड्स जो मिल रहा है उसको मैं छोड़ता जा रहा हूं अगली बेस्ट अल्टरनेटिव यूनिट्स के लिए, ठीक है। समझ आ गया। इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो बाद में, ठीक है। नीचे अब देखो दो वर्ड है, एक होता है रोटेशन, एक होता है शिफ्ट। दोनों में डिफरेंस समझ लो क्या होता है, ठीक है। रोटेशन मतलब होता है जब आपका किसी भी रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी में चेंज हो जाए किसी एक गुड्स को लेकर। दोनों नहीं, दो चीजें हमारे पास, देखो क्या क्या है हमारे पास, एक रिसोर्स है, एक टेक्नोलॉजी है। दोनों में से किसी भी एक चीज का अगर चेंज आ जाए एक चीज में और एक चीज सेम रहे तो वो रोटेशन कहलाएगा, क्योंकि वो एक तरफ से खींचेगा, ठीक है। नीचे आप ग्राफ देख सकते हो, ये ग्राफ देखो, ये गुड्स एक्स, ये गुड्स वाई,
यहाँ पे गुड्स एक्स में देखो बढ़ाव दिख रहा है आपको। गुड्स एक्स पहले जैसे यहाँ पे था, इस जगह को हम बोल सकते हैं एम, और अब गुड्स एक्स बढ़ गया, यहाँ पे M1 हो गया। बट गुड्स वाई की जो यूनिट है वो सेम है। गुड्स वाई पहले भी यही था, अभी भी यही है। कहने का मतलब है रोटेशन में क्या होता है, रिसोर्सेज या टेक्नोलॉजी किसी एक में चेंज आने की वजह से जब वो खिसक के आगे शिफ्ट हो जाता है, या वो वापस कम भी हो सकता है। देखो यहाँ पे गुड्स वाई सेम था, यहाँ पे गुड्स एक्स सेम है। अब गुड्स एक्स से यहाँ पे प्रोड्यूस किया प्राइस पे, तो प्राइस पहले इतना था, अब प्राइस बढ़ के कितना हो गया, ऊपर आ गया, मूव हो गया है। तो यहाँ पर किसी भी एक जगह शिफ्ट हो रहा है। पहले यहाँ पे या तो प्राइस बढ़ता था, यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ती, तो दोनों में से एक एक जगह अगर शिफ्ट होगा, वन थिंग्स अगर शिफ्ट हो रही है तो वो रोटेशन कहलाती है। शिफ्ट का मतलब क्या होता है, शिफ्ट का मतलब होगा भैया जब रिसोर्सेस और टेक्नोलॉजी दोनों के अंदर चेंज देखने को मिले, दोनों के अंदर टू गुड्स में मतलब टू कमोडिटी में चेंज देखने को मिले, तो उस जगह हम कहेंगे कि यहाँ पे जो ग्राफ है वो शिफ्ट हुआ है। क्या हुआ है, शिफ्ट मतलब एक जगह से हटके दूसरी जगह खड़ा हो जाना, पूरा दोनों तरफ से। देखो यहाँ पे एक जगह सेम थी, दूसरी जगह पे इफेक्ट आ रहा था, बस वो बढ़ रहा था ना। इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे गुड्स एक्स पहले यहाँ पे था, गुड्स वाई यहाँ था, अब वो शिफ्ट हो गया ऊपर की तरफ, ठीक है, ओरिजिन की तरफ कॉनकेव हो गया, और ये यहाँ पे दोनों ही अलग ग्राफ बन गए। एक्स का भी यहाँ पे M1 आ गया और वाई का N1 आ गया, ठीक है, दोनों ही शिफ्ट हो गए, पूरा आगे बढ़ गया ग्राफ। या फिर इसमें देखोगे, आप देख रहे हो तो ये कम हो जा रहा है, वापस अंदर आ जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले ये वाला ग्राफ था, अब वो कम होके यहाँ पे शिफ्ट हो गया है। तो यहाँ पे टेक्नोलॉजी मतलब गुड्स एक्स और दूसरा रिसोर्सेज मतलब गुड्स वाई, दोनों में चेंजेस आ रहा है। जब दो साइड चेंज होगा तो शिफ्ट, सिंगल साइड अगर वन कमोडिटी में चेंज होगा तो उसको रोटेशन बोलेंगे, दो साइड चेंज होगा तो शिफ्ट बोलेंगे। ग्राफ से क्लियर हो गया, समझ आ गया है, बस भाई इससे ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया है कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशंस मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशंस मतलब होते हैं संयोग, दो लोगों का मिलना संयोग कॉम्बिनेशन कहलाता है। कॉम्बिनेशन सिंगल चीज से लेके नहीं बनेगा, कॉम्बिनेशन का मतलब है जहां पर दो लोगों का मिलना होता है, तो कॉम्बिनेशन दो से बनता है हमेशा, ठीक है। तो कॉम्बिनेशन कुछ किस तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशन के दो टाइप्स लिखे मैंने। पहले वो कॉम्बिनेशन जिसको हम अटेन कर सकते हैं, जिसको हम प्राप्त कर सकते हैं, हम हासिल कर पा रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन अटेनेबल। जो कॉम्बिनेशन हम अटेन नहीं कर पा रहे वो कॉम्बिनेशन अप्राप्य कहलाएंगे, अप्राप्त करे हुए कहलाएंगे, उसको हम अनअटेबल कॉम्बिनेशन कहलाते हैं, ठीक है। दोनों के लिए आप मैंने एक एक लाइन लिखी है, यहाँ पे पढ़ेंगे। पहला, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी, ऐसी जगह जहां पे संसाधनों का और तकनीक का पूर्ण इस्तेमाल किया जा रहा है, पूर्ण प्रयोग किया जा रहा है, इसको बोलते हैं फुल यूटिलाइजेशन रिसोर्स एंड टेक्निक्स, ठीक है। ये वाला होगा हमारा कौन सा, अटेनेबल, जहां पे हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने संसाधनों तकनीक से हम पूरा इस्तेमाल करके अटेन कर पा रहे हैं, कुछ चीजों को प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो अटेनेबल। और जहां पे हम अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, मतलब कि हम संसाधनों और तकनीकों का पूरा इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, अटेनेबल तो ये भी है, अटेनेबल तो ये भी होगा, प्राप्त तो ये भी हो रहा है, पर पूरी तरीके से प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों, क्योंकि हम संसाधनों का अपूर्ण इस्तेमाल कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज का आधा अधूरा यूज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। अपनी लैंड का बोल सकते हो, अपनी जमीन का बोल सकते हो। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफ बना के शो करके फिर दिखा रहा हूं। देखो ये ग्राफ है, ठीक है, ये मेरा घर है, ये क्या है, मेरा घर है, हाउस, ये मेरा खेत है, ध्यान से देखना, ये मेरा खेत है, ये मेरा घर है, ठीक है। अगर मैं ना मैंने मान लो अपने खेत में, ये मेरा खेत है पूरा, इतना मेरा पूरा खेत है, ये मेरा घर है, मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ, पॉइंट इस जगह पे मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ। तो अब बताओ, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट पे खेती कर रहा हूँ तो ये मेरा अटेनेबल पॉइंट हुआ या मेरा अनअटेनेबल पॉइंट हुआ, मतलब कि मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं। तो भैया जरा कॉमन सेंस लगाओ, ये किसका खेत है, मेरा। खेती कौन कर रहा है, मैं खेत के अंदर ही कर रहा हूं ना, गेहूं उगाऊं, चावल उगाऊं, अफीम उगाऊं, गांजा उगाऊं, कुछ भी उगाऊं, तो ये मेरे को प्राप्त तो होएगा ना, क्योंकि मेरे खेत में कर रहा हूं। तो ये पॉइंट मेरा कौन सा पॉइंट हो गया, ए, ये पॉइंट हो गया मेरा अटेनेबल, तो इसके नीचे लिख लो ए पॉइंट कौन सा है, अटेनेबल हो गया, ठीक है। दूसरा, अगर मैं खेती यहां पे करूं तो बी पॉइंट पे, तो ये मेरा अटेनेबल होगा या नहीं होगा, मैं अपने खेत के अंदर कर रहा हूं तो ये मेरा अटेनेबल होगा या नहीं होगा, मैं अपने फर्म में कर रहा हूं खेत में, तो बी पॉइंट भी मेरा अटेनेबल है, तो बी भी लिखूंगा, बी भी मेरे को प्राप्त होगा, खेत तो मेरा ही है।
सी पॉइंट पे आ जाओ, अगर मैं यहाँ पे खेती कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये मेरे को खेती करने के बाद गेहूं चावल मिलेंगे नहीं मिलेंगे? खेत किसका है? मेरा। खेती की जमीन भी मेरी है, तो यही अंदर ही कर रहा हूं ना, तो होगा या नहीं होगा? प्राप्त होगा। प्राप्त होगा तो लिखो सी। ठीक है, अटेनेबल पॉइंट्स है सारे। अच्छा बताओ, अगर मैं किसी खेती को इस लाइन के ऊपर कर रहा हूं, बिल्कुल लाइन के ऊपर कर रहा हूं मैं, डी पॉइंट मेरा, तो ये अटेनेबल हुआ या नहीं हुआ? हुआ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी ही लाइन पे कर रहा हूं, मैं किसी दूसरे के खेत में तो नहीं कर रहा हूं, मैं बाहर तो नहीं गया खेत में। तो ये पीपीसी कहता है, पीपीसी के अगर आप बेटर रिसोर्सेज का और टेक्नोलॉजी का यूज करते हो तो आप फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हो अपने रिसोर्सेज का। अब ध्यान से देखो, एक वर्ड लिखा है फुल यूटिलाइजेशन, एक वर्ड है अंडर यूटिलाइजेशन। अंडर मतलब जहां पे रिसोर्सेज तो है मगर हम पूरा इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। फुल यूटिलाइजेशन मतलब जहां रिसोर्सेज गिवन है उसका हम पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पूरा इस्तेमाल हो कहां पे रहा है? ए पॉइंट पे क्या पूरा इस्तेमाल हो रहा है? देखो ए पॉइंट को अगर मैं ऐसे करके पीपीसी बनाऊं तो देखो यहां तक इस्तेमाल कर पा रहा हूं, यहां तक। अगर मैं सी पॉइंट का पीपीसी बनाऊं तो देखो सी पॉइंट का पीपीसी ये रहा, मैं इतना इस्तेमाल कर पा रहा हूं। मेरा खेत खाली पड़ा हुआ है ना बाकी ये सारा, तो मतलब कहां है? मैं फुल यूटिलाइज कर रहा हूं या अंडर यूटिलाइज कर रहा हूं? तो भाई मैं अंडर यूटिलाइजेशन कर रहा हूं। ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, तो ये कौन कौन से पॉइंट है? ए प्लस बी प्लस सी, ये वो पॉइंट है जहां मैं अपने संसाधनों का अपूर्ण इस्तेमाल कर रहा हूं, पूरा यूज नहीं कर पा रहा खेत में। मगर जो डी पॉइंट है या मेरा जो ई पॉइंट है, ये वाला बताओ, ई और डी, ये फुल है या अंडर है? देखो दोनों लाइन पे हैं, और लाइन मतलब चरण सीमा। चरण सीमा मतलब पूरा यूटिलाइजेशन कर रहा हूं मैं, तो मैंने रिसोर्सेज टेक्निक दोनों का पूरा इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पे ये मेरा अटेनेबल भी आएगा और ये मेरा किसके अंदर आएगा? फुल के अंदर आएगा। तो ई और डी मैं लिख देता हूँ फुल में, ई प्लस डी। ये दोनों पॉइंट्स कहाँ पे आ रहे हैं? फुल में आ रहे हैं। अच्छा भैया अब ये बताओ अंडर वाले में ये रहे जो इसके अंदर आ रहे हैं वो अंडर, जो लाइन के ऊपर है वो सारे फुल, मतलब कि मैं पूरा इस्तेमाल कर रहा हूं तो लाइन के ऊपर है तो फुल, वरना अंदर है तो ABCD अंदर वाले पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा बताओ, अगर मैं अनअनटेबल पॉइंट्स को जाना चाहता हूं तो अनअनटेबल पॉइंट्स के लिए, अप्राप्य संयोगों के लिए कहां खेती करनी पड़ेगी? तो देखो अगर मैं खेती यहां पे कर रहा हूं, यहां पे देखो F, या मैं खेती यहां पे कर रहा हूं, यहां पे G, या मैं खेती यहां पे कर रहा हूं H, तो क्या ये पॉइंट्स अटेनेबल होंगे मुझे? अगर मैं यहाँ पे गेहूं चावल उगाऊं इन तीनों पॉइंट्स में से कहीं भी, क्या ये मेरा खेत है? मुझे मिलेगा इसमें से गेहूं चावल? नहीं मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि मेरा खेत इतना ही है भाई, इतना ही खेत है मेरा। इसके अंदर मैं उगाऊंगा या इसकी लाइन पे उगाऊंगा बाउंड्री तक तो मेरे को मिलेगा। इसके बाहर उगा रहा हूं तो डंडे पड़ेंगे। क्यों पड़ेंगे? सरकार मारेगी नहीं, बोलेगी भाई ये जमीन तेरे बाप की है, इस पे क्यों खेती कर रहा है तू? ठीक है, तो HFG, तो ये सारे पॉइंट्स कौन से हैं? H प्लस F प्लस G, ये वो पॉइंट्स है जहां पे मैं अपने संसाधनों को कितना भी इस्तेमाल कर लूं डंडे के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि इन पॉइंट्स पे मुझे गेहूं चावल नहीं मिलेगा। ये अप्राप्य संयोग है, अनअटेनेबल पॉइंट्स कहलाएंगे मेरे। ठीक है, जो मेरे पीपीसी से बाहर गया वो अनअटेनेबल, जो पीपीसी के अंदर आया वो अटेनेबल पॉइंट्स कहलाएगा। क्लियर है? समझ आ गया? बस जी, चैप्टर था यहीं पे खत्म, पूरा चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया है। इसके अलावा कोई नया टॉपिक्स पॉइंट नहीं है आपके चैप्टर नंबर 1 में। तो प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 आपका फिनिश हो चुका है। जिसको नोट्स बाय करने हैं, वीडियो अच्छी लगे तो नोट्स बाय कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर ये रहा, इस पे आपको PDF मिल जाएगी नोट्स की, आप बाय कर सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करना, मिनिमम अमाउंट जो भी होगा आप वो पे करके नोट्स की PDF को ले सकते हो। सारे चैप्टर्स होंगे, कुछ लिखना विखना नहीं पड़ेगा भाई। 30 से 35 पेज की PDF होगी या फिर 25-30 पेज की जो भी PDF है, उसमें आपको सारे ही चैप्टर्स दिए जाएंगे। सारे शॉर्ट एक्सप्लेनेशन है, डायग्राम मिलेगा, ग्राफ मिलेगा, हर चीज एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में कर रखी है। एग्जाम से ये मान लो 2-3 घंटा पहले पढ़ के जाओगे तो आराम से 200% स्कोरिंग पासिंग गारंटी। ठीक है, अच्छे से पढ़ के गए तो भाई ये पूरा चैप्टर खत्म हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 2 पे। इस वीडियो के बाद जितने भी चैप्टर्स आएंगे ना, 12-13 जो भी चैप्टर्स है इस बुक के, सारे लाइन वाइज कवर कराऊंगा और सबके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन से जाके एक एक करके चैप्टर लाइन वाइज देख सकते हो, वॉच कर लेना डिस्क्रिप्शन से। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर देना। कुछ पूछना हो तो, कोई क्वेश्चन आ रहा हो दिमाग में चैप्टर से रिलेटेड, तो मैं उसको रिप्लाई जरूर करूंगा या कोशिश करूंगा एक सेपरेट वीडियोस पे लाने की। थैंक यू, कीप वॉचिंग, बाय बाय। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। भाई बहुत मेहनत लगी है, दिन की 2 वीडियो बनाने में, गला सूख रहा है, तो प्लीज थोड़ा सा सपोर्ट भी दिखाओ। ठीक है, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को शेयर करो ताकि फ्रेंड्स की हेल्प हो सके। जो पढ़ा रहा हूं मैं लोगों तक पहुंचे तो उनको हेल्पफुल हो। ठीक है,
थैंक यू कीप वॉचिंग भाई। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम वगैरह ग्रुप्स वगैरह के लिंक डिस्क्रिप्शन में, हर चीज डिस्क्रिप्शन में भाई, ज्वाइन कर लो, बोलने की जरूरत नहीं है, डिस्क्रिप्शन में सारी चीजें हैं। नोट्स का नंबर आपको चाहिए, नोट्स के लिए कॉन्टैक्ट नंबर वहां भी दिया हुआ है साथ में, और मेरे ग्रुप्स लिंक है, और चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में लाइन वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहां से सारा कुछ है, मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू कीप वॉचिंग एंड बाय बाय। प्रैक्टिस करते रहो, ऑल द बेस्ट।